तो जैसा कि आपको पता है कि आपके सीटेट के एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं और इस समय आप महामैराथन देख रहे होंगे, रिविजन्स कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के उन सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाने के 100% चांसेस बनते हैं। तो चलिए, मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी और भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया है, जिससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा एंड आपका एक माइंडसेट भी बन जाएगा एग्जाम की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर? चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री से, और हम हिस्ट्री से लगभग 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका तो आंसर आपको दिख रहा है, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लोथल था। क्लियर? इंडिका ग्रंथ के लेखक कौन है? आप मुझे बताओ, ये क्वेश्चन किसी का गलत हो सकता है क्या? इंडिका किसकी है? तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक है। क्लियर? यानी कि इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? यहाँ पे बताइए कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन हो सकता है? क्या वो बलबन था, मोहम्मद बिन तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था, या फिर गयासुद्दीन तुगलक था? यहाँ पे हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, यानी कि आंसर इसका डी बिल्कुल सही है और इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। मैं अभी भी कह रही हूँ कि आप अगर ओएमआर पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अभी भी ओएमआर पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप एक पतली सी कॉपी ले लीजिए और डेली जो मॉक आप देख रहे हो ना, जो मॉक आप दे रहे हो, उसको पेन पेपर से भी लिखा करिए, ताकि और जो आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसको लास्ट में एक बार रिवाइज करिए। आप पता करिए कि आपके किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, किसकी मेजोरिटी ज्यादा है, किसका कौन माइनॉरिटी में है। यानी कि आपके एसएसटी में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, हिस्ट्री में हो रहे हैं, पॉलिटी में हो रहे हैं, मैथ में हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, क्या गलत हो रहा है, और फिर उस पर प्रैक्टिस करिए। क्योंकि ये जो 5-6 दिन है ना, ये आपके स्कोर कार्ड को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। ट्रस्ट में, आप इसको करके देखना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्लियर? अगला कहता है कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो आप मुझे बताओ, स्थायी बंदोबस्ती की व्यवस्था कौन लागू करता है? तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि कर्नवालिस के शासन में ही भारत में स्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था लागू हुई थी। यहाँ पे डलहौजी नहीं होंगे, वारेन हेस्टिंग भी नहीं होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? ये क्या किसी का गलत हो सकता है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला था। 1947 में तो हमारा देश आजाद हो गया था, और 1919 में रॉलेट एक्ट चला था। रॉलेट एक्ट क्या था? ये एक अंधा कानून था जिसमें आप बिना दलील, बिना वकील और बिना किसी की बातों को सुने आप भारतीयों को जेल में डाल देते। तो इस टाइप का एक लॉ था जिसके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन भी हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आया। क्या पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध, तो आप सबसे पहले आप याद रखो कि अगर ये तीसरा पूछ रहा है, इसका मतलब कि दो युद्ध इससे पहले हो चुके हैं। तो पहला कब हुआ है? 1526, दूसरा कब हुआ है? 1556, और तीसरा हुआ है 1761 में। क्लियर? तो यहाँ पे ये तीनों दिए गए हैं क्रम अनुसार, आप इसको याद रखो, और इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अभी आप जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व करिए, मैराथन्स देखिए, मॉक लगाइए, और उसके बाद प्रैक्टिस करिए। रिविजन कहते हैं ना कि की है, रिविजन इज अ की टू सक्सेस। ठीक है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? यहाँ पे क्या कालिदास महोदय अर्थशास्त्र लिखते हैं? नहीं। तो क्या चाणक्य लिखते हैं? देखा जाएगा। पतंजलि? नहीं, पतंजलि तो खुद पुस्तक है रविंद्रनाथ टैगोर जी की। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य ने लिखी थी। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य क्यों कहते हैं? क्लियर? और ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आप कह लीजिए अर्थशास्त्री थे, या फिर उनके साथ थे। उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य, नंदवंश, आपको पता होगा चाणक्य जी की जो कहानी थी, नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद के सामने वो अपनी शिखाओं को खोलकर प्रतिज्ञा करते हैं कि वो एक नए साम्राज्य की स्थापना करेंगे, और वो करते भी हैं। क्लियर? खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे है? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे है? ये मुस्लिम समुदाय से, यानी कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आप मुझे बताओ कि बक्सर का युद्ध इसमें कहाँ हुआ था और कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, 1764 या 1773 या 1793? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1764। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। क्लियर? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बी के साथ आप जा सकते हो।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया था? तो बताओ कब किया था और कहाँ किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब। चौरा चौरी की घटना क्या है? चौरा चौरी की घटना बताओ कब हुई थी? तो चौरा चौरी की जो घटना है वो 1922 में हुई। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक पुलिस चौकी होती है जिसे जला दिया जाता है, जिसे आग के हवाले कर दिया जाता है। उसके बाद इस घटना के बाद महात्मा गांधी जो हैं वो अपने आंदोलन को वापस ले लेते हैं। क्लियर? इसका हो जाएगा 1922 और ये कहाँ होता है? तो ये गोरखपुर में होता है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। उसके बाद है अगला क्या कहता है, एक सेकंड। गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाएगा? इसके आर्थिक समृद्धि के कारण, सांस्कृतिक विकास के कारण, राजनीतिक स्थिरता के कारण। तो इसका तो सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता था, क्योंकि वहां पे उस समय आर्थिक समृद्धि ज्यादा थी, सांस्कृतिक विकास हुआ था, राजनीतिक स्थिरता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? अब ये किसी का तो गलत नहीं हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी। डांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? डांडी मार्च तो बोल नहीं सकते हो आप, डांडी मार्च हुआ था 1930 में। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो आपको याद रखना है कि चर्बी वाला कारतूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका तत्कालिक, देखिए किसी भी चीज के, किसी भी मूवमेंट के कुछ तात्कालिक कारण होते हैं, यानी कि उसे पॉइंट आउट कर दिया जाता है, बट उस चीज की जो उसका जो नींव है, यानी कि उसकी शुरुआत बहुत पहले हो जाती है। क्लियर? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? अब ये तो आप नहीं भूलेंगे, भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी गंगा है। लंबाई है 25 गंगोत्री के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। और उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, 45 किलोमीटर झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है और वहां पे डेल्टा का निर्माण करती है। क्लियर? गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन में सबसे अधिक कृषि की जाती है। क्लियर है? काली मृदा सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी काली मिट्टी? आप मुझे बताओ, क्या पठारों में काली मिट्टी पाई जाएगी? क्या गंगा के मैदान में काली मिट्टी पाई जाएगी? नहीं, दक्कन के पठारों में पाई जाएगी। और काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी के उद्गार के बाद जो मैग्मा या लावा जो है वो सूख करके धीरे धीरे टूट के मिट्टी में कन्वर्ट होता है। गंगा के मैदानों में तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। और पूर्वी घाट के पास कैसी मिट्टी होगी? आप मुझे बताओ, क्या थार मरुस्थल में आपको काली मिट्टी मिलेगी? नहीं, वहां पे हमें बलुई मिट्टी मिलेगी ना। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मानसूनी पवनें किस दिशा से आती है? तो मानसून किस दिशा से आता है? मानसून दक्षिण पश्चिम से आता है। क्लियर? भारत में मानसून का आगमन आपको पता है कि केरल के तट पर हो जाता है। 2 जून को भारत में मानसून का प्रवेश हो जाता है। तो ये उस समय दक्षिण पश्चिम हवाएं जो है वो भारत में मानसून लेकर आती है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? अब ये तो कोई नहीं भूलेगा, मैं यहाँ पे फिर आपको बता रही हूँ, सुंदरवन डेल्टा। अगर आप एक समझने के पर्पज से इस तरह से देखते हो तो यहाँ पे जब गंगा नदी आकर के पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र आएगी, जो यहाँ पे मिलकर भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करेगी, जिसे आप सुंदरवन डेल्टा कहोगे। अरावली पर्वत श्रृंखला की दिशा क्या है? आप बताओ क्या दिशा होगी? आपको पता है कि अरावली पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ है? अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। आपको ये भी याद रखना है, ये है अरावली पर्वत श्रृंखलाएं। तो क्या है ये? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में फैली हुई है। इसका मतलब है कि सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा है। सहारा है और ये है अफ्रीका में, यानी कि इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी जो है वो मंगोलिया में है, चीन में है। थार कहाँ है? थार है भारत में। और कालाहारी कहाँ है? तो कालाहारी भी अफ्रीका में है। पर सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो है सहारा, अफ्रीका में। क्लियर? आगे देखिए, भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा चाय कहाँ पिया जाएगा? सबसे ज्यादा चाय जो है वो आसाम क्षेत्रों में पिया जाता है। यहाँ पे आप दार्जिलिंग को भी टिक कर सकते थे, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए कि आसाम को लेकर अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर ना हो के आसाम हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि दार्जिलिंग में भी चाय की खेती होती है, केरला के भी कुछ भागों में होती है, बट स्टिल अगर आप देखते हो तो आसाम में सबसे ज्यादा चाय की खेती होती है और भारत में चाय की खेती अधिक होती है। पर हम क्या करते हैं कि जितना चाय हम उगाते हैं ना उतना बेच देते हैं, यानी कि उसे हम दूसरे देशों में भेज देते हैं और जो उसकी अच्छी किस्में होती हैं, जो उसके अच्छे फसल होते हैं वो बिक जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास बचती है चाय वो हम भारत में पीते हैं, डेली बेसिस पर यूज करते हैं। क्लियर? अगला देखिए क्या कहते हैं कि रूस औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? रूर बताइए किस देश में हो सकता है? तो ये जर्मनी में है, रूर प्रदेश। आप याद रखो, ये क्वेश्चंस रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सबसे निकट पृथ्वी के कौन सा होगा? तो यहाँ पे तो सबसे निकट पृथ्वी के बुध है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है। मंगल ग्रह और बृहस्पति बताओ। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और मंगल को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल ग्रह के दो अपने उपग्रह भी है, फोबोस और डिमोस। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी के पास भी एक अपना उपग्रह है, चंद्रमा। आगे देखिए, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? तो आप ये सारी चीजें आप बचपन में भी पढ़ रहे हो या फिर आप 6th क्लास 7th क्लास के एनसीईआरटी को उठा के देखते हो, तो ये सारी की सारी चीजें आपको बेसिक तौर पे समझाई गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अब पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्लियर? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की अगर बात करता है तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है वो राजस्थान के पास है। अगर आपसे पूछा जाए, ये देखिए ये जो एरिया है ये गुजरात हो गया, और अगर आप ऐसे कर लो, क्लियर, अगर मैं यहाँ देखूं तो ये जो एरिया है भारत का, ये जो एरिया है ये राजस्थान है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश। वही अगर आपसे पूछे कि भारत का हृदय कहाँ है तो वो है मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछता है महाराष्ट्र कहाँ है तो महाराष्ट्र आप गुजरात के बाद यहाँ टिक करोगे। क्लियर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। आपको पता होना चाहिए कि भारत जो है वो तटवर्ती, अगर यहाँ पे आप तटवर्ती इलाकों की बात करते हैं तो यहाँ पे पड़ता है गुजरात, और सबसे अधिक गुजरात जो है वो तटरेखा वाला राज्य बना। क्लियर? और सबसे कम अगर हम बात करें तो सबसे कम तटरेखा किसके पास है, आप मुझे बताओ। तो सबसे कम तटरेखा किसके पास है, आप कमेंट में अपनी राय बताइएगा। क्लियर? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चंस, या फिर भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था, कब अपनाया गया था, तो आप इन सारे की पॉइंट्स को भी याद रखें, क्योंकि ये सब क्या है ना, ये ऐसे क्वेश्चंस, इन्हें हम सदाबहार क्वेश्चन कहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हो गया था। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो हमें पता है कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये स्थायी अध्यक्ष थे। वही अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, जिन्हें अस्थायी बनाया गया था और उसके बाद स्थायी तौर पर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया संविधान सभा का अध्यक्ष। वही अगर आपसे पूछा जाए कि ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था, तो वो थे डॉक्टर ये अम्बेडकर जी। वही आपसे पूछ लिया जाता है कि संघीय समिति का अध्यक्ष कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। क्लियर? मौलिक नीति का गठन कब हुआ था? मौलिक नीतियों का गठन कब होता है? तो ये 2015 की बातें हैं जब मौलिक नीतियों का गठन किया जाता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत में तो आरबीआई है। आप मुझे बताओ कि भारत के पास केंद्रीय बैंक तो आरबीआई है, और उसके बाद जितने सारे ब्रांचेज हैं वो आरबीआई की ब्रांचेज हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या हमारे पास टोटल 6 है। भारत में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। अगर हम मौलिक अधिकारों के आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की बात करता है, और इसे हमने यूएस से अडॉप्ट किया है। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है, जहां पे आपके अधिकारों की रक्षा की जाती है। क्लियर? और कोई भी संसद भी कोई भी ऐसा बिल पास नहीं कर सकता है जो संविधान के मूल अधिकारों का संशोधन कर दे। अगर ऐसा कोई बिल या कोई एक्ट ऐसा पारित होगा तो कोर्ट उस पर स्टे लगा देगी, जिसके बाद आप इस तरह से चीजों को नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। टोटल संख्या इनकी 6 है। भारत के हर एक नागरिक को उनके मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, और कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है। क्लियर? जीपीडी क्या है? जीपीडी क्या है? तो ये क्या होता है, आप मुझे बताओ।
सॉरी, जीडीपी क्या होती है? सकल घरेलू उत्पाद। इसका ये क्या हो जाएगा? इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आप याद रखो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा क्या कहते हैं कि भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया है? तो नीति आयोग जो है ना, वो योजना आयोग का स्थान ले लिया। पहले योजना आयोग को नीति आयोग कहा जाता था, अब उसे कन्वर्ट कर दिया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? आपको लग रहा होगा ना कि मैं कैसे रैपिड फायर की तरह आपको पढ़ा रही हूँ, ये चीजें ये क्लास कितनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है। क्या होता है कि जब हम एग्जाम के बहुत नजदीक होते हैं और 5 दिन में हमारे एग्जाम होते हैं, तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं, क्योंकि अभी तक आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, बहुत अच्छा रिवीजन किया होगा, और अभी आपको क्वेश्चंस करने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने के बाद आपका जो मेंटल कंडीशन है ना, वो एग्जाम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्लियर? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? अब ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये है 2009 की शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 2009 में लागू होता है। अगर वही हम बात करें ब्लूम टेक्सोनॉमी की, तो ब्लूम टेक्सोनॉमी आप हमेशा याद रखिए ये अधिगम उद्देश्यों से जुड़ा है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और मूल्यांकन से नहीं। क्लियर? अगला अगर हम देखें कि सीसीई क्या है, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, तो ये बच्चे के सर्वांगीण विकास की बातें करता है। तो इसका तो बी आंसर सही है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको सीटेट पास करना है, अगर आपको टेट पार्ट पास करना है जिसमें पेडागॉजी पूछी जाती है, तो आप अपना आंसर हमेशा 200% आप इस इसको गांठ बांध लीजिए कि आपको अपना आंसर बच्चे को सेंटर में रख के ही करना है। क्लियर? लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता होती है भागीदारी। आप यहाँ पे पूछोगे कि मैम आपने स्वतंत्रता, समानता और न्याय को क्यों नहीं बताया? क्योंकि भागीदारी, आप किसी चीज में भाग लेते हो तभी तो आप उस चीज का हिस्सा बन पाओगे, और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है हमारा उसमें भाग लेना, यानी कि हम अपने शासकों का चुनाव करते हैं, हम खुद वोट देने जाते हैं। जिस भारत के, अगर आप भारत के नागरिक हो और आपकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, तो आप अपना वोट दे सकते हो, और अपने हिसाब से यानी कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अपने पॉलिटिशियन का चुनाव कर सकते हो, अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से अपने नेता का सिलेक्शन कर सकते हो। और आप ही चाहोगे, सपोज करो कि आप आज जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्हें आपने सेलेक्ट किया है, अगर आज जो आपके राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनको आपने चुनकर भेजा है। क्लियर? तो क्या है कि हम डायरेक्टली उस चीज में ना इन्वॉल्व होकर इनडायरेक्टली वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही हैं, जो आज संसद में बैठकर, लोकसभा में बैठ करके नीतियां बनाते हैं और जो हमारे ऊपर उस चीज को अप्लाई करते हैं। तो आप डायरेक्टली ना सही बट इनडायरेक्टली आप उसके भागीदार हुए। संसद के कितने सदन हैं? आप मुझे बताइए कि संसद के कितने सदन होंगे? तो संसद के तो 2 ही सदन है ना, एक है निचला सदन और एक ऊपरी सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अगर आपसे पूछे कि संसद के कौन कौन अंग हैं, तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्लियर? यही तो है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष बना था? अब मुझे बताइए कि भारत का वित्त आयोग कब बनेगा? जब हमारे यहाँ 1947 में देश आजाद हो रहा है, उसके बाद 26 जनवरी को हमारे यहाँ संविधान लागू हो रहा है, तो उसके बाद ही तो पहला वित्त आयोग बनेगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सहकारी अधिगम का अर्थ क्या है? सहकारी अधिगम का अर्थ हमेशा समूह में सीखने से है, यानी कि बच्चे को ग्रुप में सिखाइए, उसे ग्रुप डिस्कशन कराइए, उसको कोई एक्टिविटी दीजिए तो वो ग्रुप में उस चीज को करने की कोशिश करे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का जनक कौन है? बाल केंद्रित शिक्षा की बात हमेशा रूसो करेंगे, यहाँ पे टॉलमी या फिर मोंटेसरी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमेशा बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड बात रूसो करते हैं। क्लियर? पंचायती राज व्यवस्था की कितने स्तर की है? पंचायती राज व्यवस्था हमेशा 3 स्तरों की होती है। क्लियर? आप हमेशा याद रखिए कि राष्ट्रीय आय का मापन किस में होता है? तो राष्ट्रीय आय का जो मापन है ना, वो हर चीज में, आप जीडीपी, एनडीपी और जीएनपी में भी कर सकते हो। तो इसका डी आंसर कर लीजिए। सतत विकास का अर्थ क्या है? यहाँ पे सतत विकास का अर्थ है पर्यावरण सहित विकास, यानी कि आप सर्वांगीण विकास करिए, आप सतत मतलब कि लगातार होने वाला विकास करिए। क्लियर? रचनावादी अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? तो यहाँ पे रचनावादी सिद्धांत की अगर बात करें तो आप प्याजे महोदय को नहीं भूल सकते हो, क्योंकि रचनावादी की जब भी बात होगी उस समय आप जिन प्याजे को भूलना, अगर आप इनको भूलते हो तो 2 नंबर छोड़ दोगे। शिक्षण का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो शिक्षण का सर्वोत्तम माध्यम क्या हो सकता है? देखिए, आप व्याख्यान, प्रोजेक्ट और चर्चा जो है ना, वो चीजें ठीक है, बट अगर जिसमें बच्चा एक्टिव हो, जिसमें गतिविधि कराई जाए,
जिसमें बच्चे को एक्टिव किया जाए, उस टाइप के आप आंसर को सिलेक्ट करते हो तो चांसेस होते हैं कि आपके आंसर सही हो जाए। संविधान का रक्षक कौन है? आपको पता है कि हमारे संविधान का रक्षक कौन है? हमारे संविधान में रक्षक है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। जैसा कि आप अभी देख रहे हो कि अभी बहुत सारे ऐसे बिल पास हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि संविधान, अगर कोई संसद उस बिल को पास कर दिया तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर स्टे लगा देगा। इसके पीछे भी एक कंडीशन होता है, वो स्टे तभी लगा सकते हैं जब वो जो बिल है वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, न्याय का उल्लंघन करता हो, संविधान का उल्लंघन करता हो। इस चीज पर हमारे संविधान के रक्षक यानी कि हमारे न्यायालय को ये अधिकार है कि ये उस बिल पर रोक लगा देगी कि आप मुझे बताइए कि इसमें क्या सही है, क्यों किया आपने ऐसा, इसमें संशोधन करके लाइए, जो इसमें आपने पॉलिसीज यूज की है, टर्म्स यूज किए हैं, उसे मुझे एक्सप्लेन करिए, उसे समझाइए। क्लियर? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये तो 1986 में लागू हुआ था। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? किस क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार है? प्राथमिक सेक्टर में। और प्राथमिक सेक्टर क्या है? कृषि। सीखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? करना, डू, यानी कि करके सीखना। जब भी आपसे पूछे कि सीखने का बेस्ट तरीका क्या है, तो आप बच्चे को रटा के, पढ़ा के, लिखा नहीं सकते हो। आप किसी को उस एक्टिविटी में डाल दो, वो उस चीज को करना धीरे धीरे खुद ही सीख जाएगा। क्लियर? भारत का पहला प्रधानमंत्री, अब ये कोई भूल नहीं सकता है, तो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू। भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन होती है? आप मुझे बताओ। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? भारत के पहले पुरुष प्रधानमंत्री आपको पता होगा। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप मुझे बताइए कि भारत की सबसे पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या कहता है कि जनगणना कितने वर्षों में होती है? देखिए, मुख्य रूप से जनगणना जो है वो 10 वर्षों में हो जाती है, लेकिन अभी हमारे पास कोविड था, कोविड की वजह से जनगणना हुई नहीं, तो अब ये जनगणना की जो प्रक्रिया है 2028 में पूरी होगी। क्लियर? भारतीय संविधान का निर्माण कितने वर्षों में हुआ था? तो आपको पता है कि भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में कंप्लीट होते हैं, और इस तरह से बनकर हमारा संविधान तैयार होगा, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाएगा। किसे भारत का लौह पुरुष कहते हैं? तो ये है हमारे सरदार पटेल जी, जिन्हें हम भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कर का अर्थ क्या है? तो कर का अर्थ यहाँ पे है अनिवार्य भुगतान से। कर का मतलब आप ये समझिए कि आप उसका टैक्स पे कर रहे हैं, आप कर दे रहे हो। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? क्या पास होना आपके शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है, या नौकरी लगना, या अनुशासन में रहना? नहीं, व्यक्ति का विकास। जब भी आपसे पूछा जाए कि शिक्षा का यानी कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है आपके लिए, तो एजुकेशन की वैल्यू होती है व्यक्तिगत विकास, यानी कि आपके व्यक्तित्व में, आपके अंडरस्टैंडिंग में, आपके बोलचाल में, आपके सोसाइटी से इंटरेक्शन करने में, इस चीज को करने में एक अलग वे दिखना चाहिए। ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अलग ही मतलब एक अलग गुमान में रहेंगे। शिक्षा का मतलब होता है समझदारी आना, शिक्षा का मतलब होता है व्यक्तित्व का विकास करना। आपके अंदर जो चीजें हैं, जो भावनाएं हैं, आप उसको सोशली कैसे कनेक्ट करते हो, आप स्कूल में अगर एज अ टीचर हो तो आप बच्चों के साथ कैसे रिएक्ट करते हो, ये सारी चीजें हैं। क्लियर? तो 60 क्वेश्चंस हमने आज के इस वीडियो में कंप्लीट किए। होप आपको पसंद आई होगी, और आप अपने प्रैक्टिस को इस लास्ट समय में बहुत अच्छे से कीजिए। आपने जो नोट्स बना रखे हैं उसका रिवीजन करिए, मॉक्स लगाइए। अभी बहुत सारे टीचर्स जो हैं आपको मैराथन्स करा रहे हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक चैनल को वो नहीं करती, आपको जहां से पढ़ना है आप पढ़िए। आपको मेरे चैनल से पढ़ना है, इस चैनल से पढ़ना है, आप बिल्कुल पढ़िए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर आपको कहीं और भी पढ़ना है तो आप कहीं और भी पढ़िए, बट स्टिल आप पढ़िए, क्योंकि एट द एंड मैटर करता है हमारा रिजल्ट। आपका सीटेट पास होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है और कैसे पढ़ा है। क्लियर? तो इस बार हम सब टारगेट करके चलेंगे कि हमें इस बार सीटेट में 100+ नंबर कैसे भी लेकर आना है, और इसके लिए एक स्ट्रेटेजी है कि आप अगर एसएसटी दे रहे हो तो आप एक काम करो कि आप एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस को देखो, उसको रिवीजन करो, और जो मोस्टली प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चंस है ना, उसे देख लो, क्योंकि सीटेट का एक आप देखोगे कि इसका एक वे है कि ये अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इंक्लूड करके क्वेश्चंस बना देते हैं। क्लियर? तो चलिए आगे की वीडियो में आपसे मिलेंगे। अब तो आपके 1-2 और मैराथन्स आएंगे। आप अगर इन सारे मैराथन्स को देख के जाते हो तो आप इसमें से ही 10 क्वेश्चंस देख लोगे। क्लियर? तो चलिए कल के वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।